हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्पेशली केवल गॉस का प्रमेय पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, गॉस का प्रमेय क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के परीक्षा के लिए, क्योंकि यह अक्सर पूछ देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल हम गॉस का प्रमेय ही डिस्कशन करेंगे। तो गॉस का प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है? तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होता है। मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई किसके बराबर होता है? उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश, मतलब उस पृष्ठ द्वारा कुल कितना आवेश घिरा हुआ है, तथा निर्वात की विद्युतशीलता के क्या होता है? बराबर होता है। तो फाई बराबर हम क्या कह सकते हैं? क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो को क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो दोस्तों, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो होता क्यों है? आखिर वैसे तो लिखा नहीं गया है। तो इसका प्रूफ हम करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति किस प्रकार किया जाएगा? सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है। मान लीजिए यह एक बंद पृष्ठ है, इसमें एक धन आवेश स्थित है बिंदु O पर। माना पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है। माना इस बिंदु, यहाँ पर क्या है? बिंदु P है। इस पृष्ठ पर पृष्ठ A है, इसको क्या माना गया है? यह पूरा पृष्ठ क्या है? A है। और पृष्ठ A पर कौन सा बिंदु है? P है, जिसकी बिंदु O से दूरी R है और O से P की दूरी क्या है? R है। तो बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश D है। तो बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश लिया गया, वह क्या है? D है। यही अल्पांश लिया गया है, यह क्या है? DA है, जिसका संगत क्षेत्रफल सदिश क्या है? वेक्टर DA। और इसका संगत क्षेत्रफल सदिश क्या है? वेक्टर DA है। क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव का एक क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है, मतलब एरिया वेक्टर होता है। तो यही चीज है यहाँ पर भी, इसका भी क्षेत्रफल सदिश, और उसका दिशा किधर होता है? यूनिट वेक्टर n की ओर होता है। तो आगे हम हल करेंगे। अब बिंदु आवेश प्लस Q के कारण, अब बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही सूत्र अप्लाई कर देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आवेश क्या है? Q है, तो Q हो जाएगा। और दूरी क्या है? R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। चूंकि डी ओमेगा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? DA cos थीटा अपान R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। इसके आगे देखेंगे, चूंकि E और DA के बीच का कोण, E और DA के बीच का कोण क्या है? थीटा है। अतः अल्पांश DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो अल्पांश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसको क्या कहेंगे? D फाई E कहेंगे। और पूरे के कारण जो निकलेगा उसके क्या कहेंगे? फाई कहेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे से अल्पांश के कारण निकाल लेंगे, और छोटे से अल्पांश के कारण निकालने के बाद उसी का समाकलन कर देंगे तो पूरे क्षेत्र के कारण निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटे से क्षेत्र के कारण निकालेंगे। तो छोटा सा क्षेत्र क्या है? DA है, और E और वेक्टर DA के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो छोटे से अल्पांश से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? D फाई E होगा, और D फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू वेक्टर DA। तो D फाई E बराबर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है? माडा वेक्टर A माडा वेक्टर B इंटू कास थीटा। तो E का वेक्टर E का मार लेंगे तो क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। और वेक्टर DA का मार लेंगे तो क्या हो जाएगा? DA हो जाएगा। और कास थीटा ही रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 1 से E का मान समीकरण 3 में रखने
पर। समीकरण 1 से ई का मान हमारा क्या निकला था, 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/r²। ई के जगह पे इतना रख दिया गया है। अब क्या बच रहा है, DA cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, DA cos थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू DA cos θ/r²। जो 1/r² था वह r² यहाँ पर इसके नीचे आ गया है। नाउ फ्रॉम टू क्या था, समीकरण नंबर 2 हमको मालूम है कि डी ओमेगा बराबर क्या था, डी ओमेगा बराबर होता है DA cos θ/r²। तो DA cos θ/r² हमको जहाँ पर भी दिखाई दे देगा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, DA cos θ/r²। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी ओमेगा लिख देंगे। अब तो यह इतना हम किसके कारण निकाले हैं, वैद्युत फ्लक्स छोटे से अल्पांश के लिए। अब छोटे से अल्पांश के लिए निकाल लिए हैं तो इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो पूरे क्षेत्रफल के लिए निकल जाएगा। तो क्या किया जाएगा, अब संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण क्षेत्रफल से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और इसका समाकलन क्लोज इंटीग्रल इसको कहते हैं, क्लोज इंटीग्रल मतलब इसका जो बंद सरफेस का क्या किया जा रहा है, समाकलन किया जा रहा है। तो 1/4πε0 इंटू क्यू डी ओमेगा, वही चीज़ उतारा गया है, क्यू को यहाँ पर ला दिया गया और डी ओमेगा वही है। फाई बराबर अब क्या हो जाएगा, Q/4πε0 बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा, क्योंकि Q/4πε0 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। वी नो डैट डी ओमेगा का समाकलन क्या होता है, 4π, मतलब ओमेगा बराबर क्या होता है, 4π आता है। जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में हल किए थे और ओमेगा का मान हमारा कितना निकला था, 4π निकला था। तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 4π। डी ओमेगा केवल नहीं है, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा मतलब पूरे के कारण, समझ में आ रहा है ना, डी ओमेगा नहीं है, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा है। तो इसका मतलब हुआ कि पूरे के कारण जो हमको निकालना है, घन कोण निकालना, वह क्या होता है, 4π होता है। तो फाई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू, और इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 4π लिख सकते हैं। अगर देखा जाए सिंपली में तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा का समाकलन क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा का मान क्या होता है, 4π होता है। तो इसके जगह पे 4 ओमेगा लिखें, उसके बाद 4π लिखें, या डायरेक्ट 4π लिख दें, बात एक ही रहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट 4π यहाँ पर लिख दिए हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो आगे क्या होगा, फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0। क्यों होगा, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा फाई बराबर Q/ε0। जैसा कि हम लोग स्टेटमेंट में देखे थे कि यही चीज़ था और यही चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। इससे संबंधित कुछ नोट हैं, देख लेंगे हम। क्या है, यदि बंद पृष्ठ से कोई आवेश परिबद्ध नहीं है तब बंद पृष्ठ से विद्युत चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बंद पृष्ठ में कोई आवेश स्थित नहीं है तो उस पृष्ठ से कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजर सकता है। दूसरा क्या है, गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए प्रभावी है। दूसरा कारण क्या है कि गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है, यह पृष्ठ के आकार अथवा आकृति को प्रभावित नहीं होता है। मतलब पृष्ठ का आकार कितना हो भी बड़ा हो या आकृति किसी भी प्रकार को, उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जो पृष्ठ है वह कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। गॉस के प्रमेय को प्रयुक्त करने के लिए सदैव जिस पृष्ठ का चयन करते हैं उसे गॉसी पृष्ठ कहते हैं। मान लीजिए गॉस के प्रमेय में हम किस पृष्ठ का प्रयोग किए हैं, इस पृष्ठ का प्रयोग किए हैं, तो इसे कौन सा पृष्ठ कहते हैं, गॉसी पृष्ठ कहते हैं। अगला है, गॉस का प्रमेय सदैव बंद पृष्ठ पर लागू होता है। देख लीजिए, गॉस का प्रमेय सदैव किस पर लागू होता है, बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि गॉस के प्रमेय का उपयोग क्या है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।